दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में 21वीं शताब्दी में मूल रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा का प्रभाव पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। 21वीं शताब्दी अर्थात उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज में भी आज महात्मा गांधी के साथ साथ मूल रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की वैदेशिक और सार्वभौमिक समाज के लिए या देशों के लिए जो जो दृष्टिकोण अपनाया गया हुआ था उस पर व्यापक रूप से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है। हिस्ट्री इज नॉट डेड। इतिहास मरा हुआ नहीं है। यह मान्यता मूल रूप से ईएचकार की रही है, जिसकी व्याख्या उन्होंने व्हाट इज हिस्ट्री में की है और इतिहास के संदर्भ में जो मौलिक व्याख्यान उन्होंने दिया है व्हाट इज हिस्ट्री के माध्यम से, उसमें मैथोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ हिस्ट्री की व्यापक रूप से आज चर्चा हो रही है और जब से यह पुस्तक लिखी गई उस समय से चर्चा हो रही है। इतिहास और समाजशास्त्र दोनों एक धुरी के दो अंग के रूप में यहाँ दिखाई देते हैं। इसकी भी व्याख्या ईएचकार ने व्हाट इज हिस्ट्री में की है। उसके बाद एक पुस्तक का लेखन किया गया एलेक्स इंकिल्स के द्वारा व्हाट इज सोशियोलॉजी, जिसमें व्याख्या मूल रूप से की गई कि हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के बीच में समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में मैथोलॉजिकल ओरिएंटेशन का क्या महत्व है, जिसके कारण जिससे प्रभावित होकर के अर्थात जिस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के एलेक्स इंकिल्स ने व्हाट इज सोशियोलॉजी लिखी थी, उसमें जो विकासवादी परिप्रेक्ष्य या सैद्धांतिक आयाम की व्याख्या अगस्त कुम्ट के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, एच मॉर्गन के द्वारा, डब्ल्यू.जी. समनर के द्वारा की गई थी, उसकी झलक दिखाई पड़ती है व्हाट इज हिस्ट्री में। अर्थात व्हाट इज हिस्ट्री इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ मैथोलॉजिकल ओरिएंटेशन which took place in the field of sociology with the writing of Auguste Comte, Herbert Spencer, L.H. Morgan, W.G. Sumner, Hobhouse, etc. तो ये धाराएं जो हैं, इन धाराओं से कैसे इतिहास अपने आप को बदला और इतिहास के माध्यम से या एंथ्रोपोलॉजी के माध्यम से समाजशास्त्र ने क्या सीख ली है, इस पर व्याख्या करना चाहता हूँ। और यह हमारे जनजीवन पर, रोजमर्रा के जनजीवन पर इसका क्या महत्व है, इस पर भी आज चर्चा करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आजकल मैं गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा पर व्यापक रूप से चर्चा कर रहा हूं और आप लोगों के बीच में उसको नए तरीके से, नए मैथोलॉजिकल ओरिएंटेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सिविल सर्विसेज मांगता है या पीसीएस का जो एग्जामिनेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हो रहे हैं वहाँ मांगा जाता है, या एमए या
यूजीसी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जाम में इन्हीं परिवेश के माध्यम से क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो मेरी मान्यता यह है कि आजकल व्यापक रूप से चर्चाएं हो रही हैं नेहरूवाद और मोदीवाद। मैं आज मोदीवाद और नेहरूवाद पर हल्की सी झलक दिखाऊंगा समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से। लेकिन नेहरूवाद और मोदीवाद की धारा जो है वह एक अलग विषय है, लेकिन चर्चा हल्की सी, क्योंकि नेहरूवाद पर मैं चर्चा कर रहा हूँ या नेहरूवियनिज्म की व्याख्या मैं आप लोगों के बीच में लंबे समय से कर रहा हूँ। और इसी बीच में भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक चर्चा परिचर्चा यह शुरू हो गई है कि नेहरूवाद या नेहरूवियनिज्म और मोदीवाद की धारा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मेरी मान्यता है कि यह तुलना जो है समाजशास्त्रीय परिवेश में मैं अलग ढंग से करूँगा और इस पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की मान्यता हमारे और आपके बीच में स्थापित है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में या भारत में एक प्रबल स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उस पर हमने चर्चा आप लोगों के बीच में की है। लेकिन इन चर्चा परिचर्चाओं के बीच में मैं आपके बीच में स्पष्ट रूप से करता हूँ कि नेहरू ने मूल रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को एक नया आयाम स्थापित किया, जो गांधीवादी विचारधारा से सबसे अधिक प्रभावित है या गांधीवादी विचारधारा को आत्मसात करते हुए भारतीय राजनीतिक आंदोलन को, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया। इसमें उसका संघर्ष अर्थात उसका स्ट्रगल जो है, जिसके बारे में फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया में मूल रूप से बिपिन चंद्रा ने कई बार विश्लेषित करने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है, और उसका उद्बोधन भी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौर में मूल रूप से जब राष्ट्रवादी अवधारणा जब परिपक्वता की स्थिति की ओर यह बढ़ रही थी, मैच्योरिटी की ओर बढ़ रही थी, तो उसमें जो है नेहरू की भूमिका व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है। उसे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को जब आप पढ़ेंगे तो इस एंगल से रूबरू आप होंगे। पंडित नेहरू स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 बार जेल गए, जो 3,262 दिनों तक वे जेल में रहे। ये काल यदि दिन को जोड़ेंगे तो लगभग 9 साल आपको दिखाई देंगे। तो ये 3,262 दिनों तक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान जो वे कारावास में जीवन यापन कर रहे थे, उनमें लखनऊ, गोरखपुर, नैनी, बरेली, देहरादून, कलकत्ता, अल्मोड़ा, नाभा तथा अहमदाबाद के फोर्ट में वे ये यातनाएं सह रहे थे। इन यातनाओं के दौरान उन्होंने जो लेखन किया और जो चिंतन किया,
और जो उन्होंने अपनी पुत्री को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, उनको पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से दिखता है कि कितने बड़े समाजशास्त्री के रूप में आधुनिक भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू उभर करके हमारे और आपके बीच में आए। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सफल होने के बाद अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद में भी भारत में जो बौद्धिक जागरण के लिए जो तस्वीर नेहरू के द्वारा तैयार की जा रही थी, उस तस्वीर में रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, मूल रूप से आप देखेंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के अलावा पंजाब के प्रताप सिंह कैरो जैसे व्यक्तित्वों को उनकी बौद्धिक क्षमताओं का दोहन किया और दोहन करने के बाद भारत में भारत की तस्वीर, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ है, भारत के पास में आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह 2 समय की रोटी भी दे सके। तो 2 समय की रोटी के साथ वैश्विक शक्ति, एक तरफ से समाजवादी और दूसरी तरफ से साम्राज्यवादी, तीसरी तरफ से लोकतंत्र के नाम पर शोषण करने वाले देश तैयार बैठे हुए थे कि किसी तरह से भारत को अपनी ओर खींच सके। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने ना तो बाइपोलर सिस्टम को स्वीकार किया, ना अमेरिका की शक्ति को स्वीकार किया, और ना ही सोवियत संघ की शक्ति को स्वीकार किया। तीसरी तरफ उन्होंने एक नया आयाम, एक नया इतिहास गढ़ने का कार्य किया कि दलित शोषित देशों के साथ मिलकर, अर्थात अविकसित और विकासशील देशों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नॉन अलाइंड मूवमेंट का गठन 1958 में बेलग्रेड में किया, और उसके बाद जो स्वेज कैनाल की जो मौलिक समस्या लंबे समय से बनी हुई थी उसे दूर किया और अपनी वैदेशिक नीति को पूरी दुनिया के सामने में रखा और पूरी दुनिया को नतमस्तक किया। ये एक विलक्षण, माने वीरवान, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, जैसे केवल पंडित नेहरू को यदि आप सोचते हैं कि चांदी के चम्मच को लेकर के वह पैदा हुआ था और वह चांदी का चम्मच से ही जिंदगी भर खाता रहा, तो इसके लिए इस भाषा को या इस तस्वीर को मैं स्वीकार नहीं करता। उनका संघर्ष खास करके 1916 से लेकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से होते हुए, उसके बाद में गांधी का जो 1921 में पूरे देश के लिए एक अवधारणा दी गई, जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था कि हमें 3 पर विश्वास करना चाहिए, 3 अवधारणाओं पर विश्वास करना चाहिए। खद्दर अर्थात भारत की पहचान खद्दरता से है, अर्थात खद्दर वस्त्र, खादी,
दूसरा जो है चरखा, तीसरा जो है टोपी। 1921 में पूरा भारत जो है चरखा, खादी और टोपी के साथ भर गया। इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक सीख मिली थी कि यह जनमानस का हीरो है, यह जनमानस का अभिनेता है, जनमानस कैसे स्वीकार करता है। पूरा उस 1921 से पहले महात्मा गांधी ने जिस तरह से अपने वस्त्रों का त्याग किया था, सूट बूट से सीधे वह खद्दर पर आ गया हुआ था, आधी लंगोटी पहन करके चलता था, वह 1921 है। इस धारा को स्वीकार करने वाला व्यक्तित्व मूल रूप से 1947 से लेकर के 1964 तक चला। इसके बीच में जो आभा तैयार हुई, जो दृष्टिकोण नेहरू की तैयार हुई, वह जो है गांधी की हत्या के बाद भारत का पर्याय के रूप में नेहरू को लोगों ने देखना शुरू कर दिया। और उसी के साथ जो है मूल रूप से आप देखेंगे तो जरा इतिहास और समाजशास्त्र को एक साथ ला करके खड़ा कर करके पढ़िए और देखिए वहाँ कहाँ गांधी खड़ा है और वहाँ कहाँ नेहरू खड़ा है। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक नए एपिसोड के माध्यम से मिलूँगा। समय ज़्यादा हो चुका है, तो मुझे आप लोग इजाज़त दें। आशा है आप सिविल सर्विसेज फोरम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। लाइक थोड़ा सा कम किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे लाइक और अपने कमेंट ज़रूर भेजें। कमेंट सकारात्मक हो, नकारात्मक हो। नकारात्मक जो कमेंट्स होते हैं उससे मुझे सीख मिलती है और मैं अपनी नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास भी करूँगा। थैंक यू वेरी मच।